क्या होता है मानसून? कैसे होती है भारत में बारिश? बादल कैसे बनते हैं? क्या जंगल भी बादल बनाते हैं? कब बरसता है बादल? नमस्कार, मैं हूं आज़ाद प्रभाकर और आज हम बात करने वाले हैं मानसून की। हम सुनते हैं मानसून आ गया, मानसून लेट हो गया, मानसून कहीं अटक गया, मानसून कहीं भटक गया। पर ये मानसून आखिर होता क्या है? कभी मानसून जोर पकड़ लेता है तो कभी मानसून धीमा हो जाता है। तो ये कैसे आता है मानसून, कहाँ से आता है? वो तो नहीं बता सकता। और ये बादल क्यों बरसता है? मतलब क्या होता है ऐसा बादल के अंदर जो वो पानी बरसने लगता है? उसके अंदर वो भी नहीं बता सकता। वो भी नहीं पता। और आई लव मानसून। ये मानसून जून में ही क्यों आता है? क्योंकि जून से बारिश की स्टार्टिंग होती है। कोई तो वजह होगी, मतलब जनवरी में नहीं आता है, अगस्त में नहीं आता है। तो जो प्रतीक, ये मानसून क्या होता है? मानसून मतलब बोल सकते हैं कि भाई जो बारिश की बूंदी गिरती है ऊपर से, बारिश की बूंदे हैं। मतलब मेरा तो फेवरेट है मानसून। जो बारिश की बूंदे हैं जो गिरती है ज़मीन पे और जो महक आती है उसे कहते हैं मानसून। तो ये धूप काले के बाद जून में ही क्यों आता है? पहले जनवरी में, सितंबर में मानसून क्यों नहीं आता? सितंबर में तो नहीं आ सकता। सितंबर में तो ठंड रहती है। मानसून आफ्टर बिफोर आता है उसके। तो आफ्टर अभी मानसून गिरता है तभी ठंडी चालू हो जाती है उसके बाद में। तो जून में ही, यानी वो सर्कुलर ही है कि जून और जुलाई में ही मानसून आ सकता है। मानसून यानी मराठी में बोले चलता है क्या? मानसून यानी अपने भारतवर्ष में मेन 3 ऋतु होते हैं: धूपकाला, बारिश और ठंडी का सीज़न है। मानसून यानी एक मौसम होता है जो 7 जून को आता है, मगर जैसे चाहे अभी 4-5 साल से अभी वो आ रहा नहीं है। तो पार्थ, अब हम जानेंगे कि बादल कैसे बनता है। ये आप देख रहे हो, ये बादल है। दूर से देख के आपको क्या लगेगा कि ये कोई गैस का मतलब रुईदार गुब्बारा है, परंतु इसके अंदर में कोई गैस नहीं होती। इसके अंदर में होती है पानी की छोटी छोटी बूंदें। और जब सूरज से धरती के ऊपर में गर्मी पड़ती है, समुद्र पे गर्मी पड़ती है, तो पानी जो होता है वो भाप बनकर ऊपर उठता है और ये ऊपर उठकर ये क्या बन जाता है? ये बादल बनता है। और इसके अंदर में कई छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, मगर ये इतनी छोटी होती हैं कि ये अलग अलग बिखरी हुई होती हैं। पर जब ये धूल के कण जो धरती के वातावरण में होते हैं, ये देखो कितना छोटा वाटर का मॉलिक्यूल होता है। ये किसी धूल के कण के ऊपर में जब ये पानी जमा होना चालू होता है और ऐसी कई बूंदें, लाखों छोटी छोटी बूंदें जब मिलती है, 10 लाख बूंदों से मिलके एक पानी की बूंद बनती है। वैसे तो बादल के वजन की अगर हम बात करें तो 100 हाथियों जितना भी एक बादल में वजन होता है, परंतु इतना फैला हुआ होता है, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो बरसता नहीं है। पर जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलने चालू होते हैं, छोटी छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंदें बनती हैं, तब ये इतनी भारी हो जाती है कि ये धरती पे बारिश के रूप में बरसने लगती हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे मानसून के बारे में। और मानसून के बारे में समझने के लिए सबसे पहले इस धरती के भूगोल को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पार शुरुआत करें। ये डंडा जो आपको दिख रहा है, इससे आप मान लो कि ये धरती की धुरी है जिसके चारों तरफ हमारी धरती घूमती है। तो धरती बेटा सीधी नहीं घूमती है। क्या ये बात आपको पता है? धरती घूमती है तिरछी। वो कैसे तिरछी घूमती है ये अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये धरती का जो एक्सिस है ये एक तरफ झुका हुआ है 23.5 के एंगल में, और ये धरती तिरछी घूमती है। अब ये जो धरती इस तरीके से तिरछी घूमती है, अब आपको 2 चीजें समझ लेनी है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। और अगर हम इसे बीच में से 2 टुकड़े करते हैं तो ऊपर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये धरती इसी तरीके से जब सूरज के चक्कर काटती है तो एक बड़ी खास चीज़ होती है जिसके वजह से हमारे मौसम बनते हैं। ये देखिए, अब यहाँ आप देखोगे बेटा, ये धरती इस तरफ झुकी हुई है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध सीधा सूरज के सामने आ रहा है।
पर ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इस पर सूरज की किरणें तिरछी पहुंच रही है, इस वजह से इन किरणों का प्रभाव उतना तेजी से नहीं पड़ता। और उत्तरी गोलार्ध सीधा सूर्य के सामने आने की वजह से यहाँ क्या पड़ती है? गर्मी। वेरी गुड। अब 6 महीने तक ये उत्तरी गोलार्ध जो है ये सूर्य के सामने होता है, और जब हमारी धरती घूमते हुए, देखो अब हमारी धरती अपने तिरछे एक्सिस पे ही घूमते हुए सूर्य का परिक्रमा करेगी, और लगभग 6 महीने के बाद जब धरती यहाँ आ चुकी है तो उत्तरी गोलार्ध पे सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी सूर्य की रोशनी आ रही है। और ये समय उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का समय होता है। तो अब हम इसे महीने के हिसाब से समझेंगे पार्थ। देखो, जब हमारी पृथ्वी ये यहाँ पर आप देख रहे हो सूर्य के क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। ये महीना कौन सा है? सितंबर, अक्टूबर, और उसके बाद नवंबर, और ये आ गया है दिसंबर। ठीक, जो दिसंबर का महीना होता है उस महीने में हमारा दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सीधे सूर्य की रोशनी में आता है, और उस समय में यहाँ पर क्या होती है? गर्मी। और उत्तरी गोलार्ध जो कि सीधा सूर्य के सामने नहीं होता, वहां पर इस समय में होती है ठंडी। भारत भी हमारा किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। इस वजह से दिसंबर के महीने में हमारे भारत में भी क्या होती है? ठंडी होती है। तो अब इसको थोड़ा और आगे करके हम समझेंगे। ये धरती का जो घूमने की प्रक्रिया है, धरती अपने एक्सिस पे घूमते घूमते, देखो सनलाइट धरती की तरफ आ रहा है। अब जनवरी का महीना आ चुका है, और धरती के एक्सिस में देखोगे आप कि धीरे धीरे कैसे बदलाव आता है। उसके बाद जनवरी के बाद तेज़ी से धरती घूम रही है, फरवरी का महीना आ चुका है। अब मार्च से आप देखोगे कि धरती सीधी हो चुकी है, लगभग वहाँ पे सीधा सूर्य प्रकाश धरती के बीचों बीच भूमध्य रेखा पर आ रहा है। और ये जो समय होता है यहाँ से मौसम बदलने की शुरुआत होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक रहा है और हमारे यहाँ गर्मी आनी चालू हो गई है। मई का महीना, जून का महीना, जिस समय में सीधी जो गर्मी है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध के ऊपर आ रही है, ये जून का महीना आ चुका है, ये भारत है। और ये भारत सीधा सूर्य प्रकाश के सामने आता है, इसलिए इस समय गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ। तो मैं आपको बता रहा था कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, और ये है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा के ऊपर होने की वजह से मार्च से लेकर जून तक ये हिस्सा सीधा सूरज के सामने आता है, यहाँ पे बड़ी तेज गर्मी पड़ती है। अब एक बहुत ही खास चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई जगह गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा जो है वो हवा होती है पतली, यानी कि वहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है, और जहाँ पर ठंडी होती है वहाँ पर एक अधिक दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है। हाँ, लेकिन मुझे मन में सवाल आ रहा है कि हवा पहले से ही तो पतली रहती, तो और पतली कैसे होगी? हाँ, अभी आप देखो, जब आप कुकर में सीटी लेते हो तो कुकर में तो उतनी हवा होती है, पर फिर ज़्यादा हवा कैसे बनती है जिससे सीटी आती है? क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है ना। इसी तरीके से जब हवा गर्म होती है तो फैलती है, और जब वो फैलती है तो वहाँ पर वो पतली हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनता है। तो जब भारत में इतनी गर्मी पड़ती है तो भारत में क्या बनता है? कम दबाव का क्षेत्र। और दक्षिणी ध्रुव में जो समुद्र है जो हम देख रहे हैं, देखो ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर क्या होती है उस समय? ठंडी, और ठंडी की वजह से यहाँ पर अधिक दबाव का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर कैसा क्षेत्र बनता है? अधिक। और हवा का नियम यह है कि हवा हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव के क्षेत्र की ओर बहती है। यानी कि जो गर्मियों का समय होता है, मार्च से जून का समय, उस समय में जब यहाँ कम दबाव का क्षेत्र होता है और नीचे अधिक दबाव का क्षेत्र होता है, यहाँ समुद्र से हवाएं भारत की तरफ बढ़ती है। अब ये हवाएं जब भारत की तरफ बढ़ती है तो ये अपने साथ बहुत सारे बादल लाती है, और हम जब ये बादल, ये हवाएं भारत की तरफ प्रवेश करती है, केरला से लेके तो कोकण से, इधर से दक्षिण पश्चिम की ओर से हवाएं अंदर आती है, तो हम क्या कहते हैं कि मानसून आ गया। अब यहाँ पर आपको पहले हिमालय की भूमिका भी समझनी होगी, क्योंकि हिमालय भारत के मानसून में
एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हिमालय का कोई रोल है मानसून के अंदर? हिमालय का कोई रोल आप देखते हैं मानसून के अंदर? हिमालय का रोल नहीं, उतना तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मानसून के आने में हिमालय का कोई रोल है? हिमालय का तो नहीं है, हो सकता है, हिमालय का भी हो सकता है, क्योंकि ठंड तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होती है, तो उसकी ठंड हमारे यहाँ आ सकती है। क्या रोल हिमालय प्ले करता है मानसून में? उसकी वजह से अपने यहाँ बारिश मतलब क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? पर मानसून को समझने के लिए हमें हमारी धरती के शुरुआती दौर में जाना होगा। जब हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये एशिया में नहीं हुआ करता था, ये अफ्रीका के पास से टूटकर आकर एशिया में किस तरह से मिला, ये मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप श्रीलंका के साथ, ये यहाँ से अफ्रीका के पास से निकला और ये धीरे धीरे आकर ये हमारे एशिया का जो महाखंड है, यानी कि तिब्बती पठार जो है, ये उससे टकराने जा रहा है और इसके बाद हिमालय की निर्मित हुई। देखो, ये यहाँ पर टकराने के बाद जो हिस्सा ऊपर उठा, ये है हिमालय, और इस हिमालय का हमारे मानसून की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब आपने समझा कि हिमालय कैसे बना। अब ये हिमालय का रोल क्या होता है कि जब यहाँ से मानसून की हवाएं आती है तो यहाँ तो कम दबाव का क्षेत्र होता है गर्मी की वजह से, तो ठंडी हवाएं तो तिब्बत की तरफ से भी आ सकती है। अगर उधर से इधर हवा चलनी चालू हो जाती तो कभी भी ये बादल भारत की तरफ नहीं आते, परंतु हिमालय इतना ऊंचा है कि लगभग 8 किलोमीटर तक हिमालय हवा में उठा हुआ है, और इतना ऊंचा होने की वजह से तिब्बत की तरफ की जो सूखी हवाएं हैं या उधर की जो ठंडी हवा है वो इस तरफ नहीं आती, क्योंकि हिमालय उसके लिए एक बैरियर का काम करता है, एक दीवार का काम करता है। और जब मानसून की हवा इधर से आती है, क्योंकि उधर से हवा नहीं आ सकती, तो इधर की हवा उस तरफ चलने लगती है, तो ये हवाएं भी, ये बादल भी आखिर में जाके हिमालय के पास रुक जाते हैं। ये उस तरफ नहीं जा पाते क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है और वहाँ पर जम के बारिश होती है। तो हिमालय बादलों को भारत में रोकता है, उस वजह से भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में यहाँ जोरदार बारिश होती है। परंतु अगर आप देखोगे कि तिब्बत, जो कि चीन का हिस्सा है, वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, क्योंकि हिमालय की वजह से सारी बारिश हमारे भारत में रुक जाती है। और वही बारिश नदियों में बहकर हमारे उत्तरी भारत में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ आती है, इन नदियों के माध्यम से आती है, जिसकी वजह से अच्छी खेती हो पाती है। तो हमारी बारिश में हिमालय का भी बहुत बड़ा योगदान है, और यही कारण है कि गर्मियों के मौसम के बाद में ये हवाएं जो इधर चलने लगती है, तो जून से हमारे यहाँ क्या आता है, मानसून आता है। तो अब हम जानेंगे कि जंगलों का हमारे बारिश में क्या योगदान होता है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई बादल तो समुद्र पे बनता है, यहाँ आके बरसता है, तो जंगल क्या करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जंगलों की बारिश के अंदर में क्या भूमिका है। ठीक है पार्थ? तो देखो, ये है हमारी अर्थ। अब ये बादल कहाँ बना, समुद्र में, और ये बादल धीरे धीरे आया और ये यहाँ पे ज़मीन की तरफ बरस जाता है। तो पहली बात तो बादल ज़मीन की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि ज़मीन पे गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ कम दबाव का क्षेत्र होता है। वो तो हमने समझ लिया कि उस तरफ आके बादल बरस जाता है, और बादल किनारे पे ज़्यादा बरसता है, जैसे जैसे वो अंदर की ज़मीन की तरफ जाता है उसका पानी खाली होते जाता है, इसलिए समुद्र के किनारों के क्षेत्रों पे कई ज़्यादा बारिश होती है और अंदर में कम बारिश होती है। पर जंगलों के पास एक स्पेशल पावर है कि वो बारिश को अपनी तरफ खींच सकते हैं। वो कैसे खींच सकते हैं ये हम अब आगे समझेंगे। देखो, अब इसे बड़े ध्यान से तुम्हें देखना है। ये क्या है, ये जंगल है। ये हरा भरा जो जंगल है, ये जंगल क्या करता है, ये इस नियम को तोड़ देता है, क्योंकि जंगल के ऊपर हमेशा ज़्यादा बारिश होती है। पर जंगल के ऊपर आखिर क्यों ज़्यादा बारिश होती है, ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे धरती के ऊपर जो जंगल है वो चुंबक का काम करते हैं और वो बारिश को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसे हम बायोटिक पंप भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ पर जंगलों में कम पानी है, ज़्यादा पानी कहाँ है, समुद्र में, परंतु ज़्यादा वेपर्स कहाँ से बनते हैं, फॉरेस्ट से, ना कि ओशन से।
और यहाँ से जितना वेपर्स जाता है, ये वेपर्स वहाँ पे और ऊपर जाके अकुमुलेट होता जाता है और बादलों का निर्माण करता है। हमारे जो वर्षावन है उसे इसीलिए वर्षावन कहते हैं क्योंकि वो खुद बारिश पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ऊपर में बादल तैयार होते हैं उनसे और गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है यहाँ पे वेपर्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और समुद्र की तरफ से भी हवाओं को ये अट्रैक्ट करता है। तो समुद्र की तरफ क्या होता है, और बादल होते हैं, तो और बादल जमा हो जाते हैं जंगल की तरफ। और जब जंगल में ज़्यादा बादलों का जमावड़ा होता है तो ऐसे समय में जंगल के ऊपर में घनी बारिश होती है। इसीलिए जंगलों को हम कहते हैं कि जंगल क्या करते हैं, बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बारिश।